दोस्तों, मेरा नाम इंद्र विजय है और आज हम लोग डिक्री पे बात करने वाले हैं। सीपीसी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और आज पहली बार मैं सीपीसी पे वीडियो बना रहा हूँ। यदि आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो आप फीडबैक ज़रूर दें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिक्री की बात करेंगे। डिक्री को सीपीसी की सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में परिभाषित किया गया है, ये आप देख सकते हैं। अब डिक्री जो है, इसकी डेफिनेशन पे अभी हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग साधारण शब्दों में डिक्री को समझने की कोशिश करते हैं। तो डिक्री क्या होता है? जजमेंट का ऑपरेटिंग पार्ट होता है। जो जजमेंट दिया गया है, डिक्री उस जजमेंट का एक ऐसा भाग होता है जिसका निष्पादन किया जाने वाला है। इसको और क्लैरिफाई कर देते हैं कि जजमेंट में जो दिया गया है, पक्षकारों को जो रेमेडी दी गई है, जो अधिकार दिया गया है, उसके बारे में डिक्री में उल्लेख किया जाता है। तो डिक्री को तो हम बात कर चुके हैं। उसके पहले हम लोग एक बार निर्णय की और बात कर लेते हैं, जजमेंट की और बात कर लेते हैं कि यदि डिक्री ही सब कुछ प्रदान करती है तो फिर जजमेंट क्या होता है। तो इसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो जजमेंट होता है उसमें डिक्री या आदेश के आधारों का कथन होता है। मतलब जजमेंट में वो एनालिसिस दिया गया होता है जिनके आधार पर ऑर्डर दिया गया है या डिक्री दी गई है। मतलब जो डिक्री के द्वारा रेमेडी दी गई है, अधिकार दिया गया है, उसको किन आधारों पर दिया गया है, उन आधारों का उल्लेख कहां होता है? निर्णय में होता है। चलिए, तो अब हम लोग डिक्री पे बात करेंगे। दोस्तों, अब हम लोग डिक्री जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में दी गई है उसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा हम लोग रीड नहीं करते हैं, उसके कंटेंट पे डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि डिक्री के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो डिक्री के आवश्यक तत्व में सबसे पहले आता है बाद। अब बाद की कोई परिभाषा सीपीसी में नहीं दी गई है, पर एक केस है हंसराज वर्सेस देहरादून मसूरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसवेज कंपनी। ये केस बड़ा ही महत्वपूर्ण है बाद के संबंध में। तो इसमें बाद को परिभाषित किया गया था और बताया गया था कि बाद एक ऐसी कार्यवाही है, बाद एक ऐसी कार्यवाही है जो प्रीडिंग द्वारा संस्थित की जाती है, जो अभिव्यक्तियों द्वारा संस्थित की जाती है। तो इन्होंने बाद को परिभाषित कर दिया है, जब तक कोई बाद नहीं होगा तब तक डिक्री नहीं आ सकती है। अब बाद किस चीज का, ये बाद क्यों संस्थित किया गया है? तो दूसरी चीज आती है विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण। तो वादग्रस्त विषय जो है, जो डिस्प्यूट है, उसके संबंध में पक्षकार अपने अधिकारों का अवधारण कराना चाहते हैं, इसलिए वो न्यायालय के समक्ष गए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे न्यायालय के समक्ष हम लोग पहुंचे तो न्यायालय की बात कर लेते हैं। तो यहां न्यायालय की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि डिक्री पास तो न्यायालय ही करेगा। तो न्यायालय कौन सा होना चाहिए? तो न्यायालय एक कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन का कोर्ट होना चाहिए, जिसको ऐसी डिक्री पारित करने का अधिकार होना चाहिए। अब हम लोगों ने सेकंड स्टेप में देखा था अवधारण। तो यहां न्याय निर्णय लिखा हुआ है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडजुडिकेशन। तो न्याय निर्णय का मतलब यह है कि मामले को डिसाइड करना, एडजुडिकेट करना, अवधारित करना। ठीक है, इसके बाद जो फिफ्थ इसका एसेंशियल एलिमेंट है वो है औपचारिक अभिव्यक्ति। तो ये जो डिक्री है ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है। किस चीज का फॉर्मल एक्सप्रेशन है? किस चीज का औपचारिक अभिव्यक्ति है? तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एडजुडिकेशन, मतलब जो न्याय निर्णय है उसकी औपचारिक अभिव्यक्ति है। मतलब एडजुडिकेशन में क्या मिला आपको, क्या नहीं मिला, ये तो डिक्री बताती है ना, तो इसलिए इसको फॉर्मल एक्सप्रेशन बोला गया है, औपचारिक अभिव्यक्ति। अब औपचारिक अभिव्यक्ति हो गई, पर भाई कोर्ट का जो डिक्री है या निर्णय है ये कब बंधनकारी होगा? तो उसके लिए जरूरी यह है कि ये क्या हो? निश्चायक हो, कंक्लूसिव हो। निश्चायक ऐसा कि मतलब अब इसको ना बदला जा सके। ठीक है, और जब निश्चायक होगा तो अंतिम भी होगा। तो निश्चायक और अंतिम होना भी
डिक्री का एक आवश्यक तत्व है, तो ये आपकी डिक्री हो गई। अब जो ये एसेंशियल एलिमेंट बताए गए हैं, 6 एसेंशियल एलिमेंट हैं, तो ये केस है जिसमें ये बताया गया था कि एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से होंगे। तो इस केस का नाम भी आप लोग लिख लीजिएगा, एस सतनाम वर्सेस सुरेंद्र कौर, एस सतनाम वर्सेस सुरेंद्र कौर, AIR 2009 सुप्रीम कोर्ट 1089। तो इस मामले में इन एसेंशियल एलिमेंट्स को बताया गया था। तो यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका केस भी हो जाएगा और एसेंशियल एलिमेंट भी आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे डिक्री में क्या क्या समाहित है और डिक्री में क्या क्या समाहित नहीं है। तो चलिए हम लोग बात कर ही लेते हैं इसी पे। और तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में ही ये बता दिया गया है कि डिक्री में क्या क्या इंक्लूड है, डिक्री में क्या क्या समाहित है। तो सबसे पहले उन्होंने बता दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जो वाद पत्र को नामंजूर करने का आदेश होता है वो डिक्री माना जाता है। दूसरी चीज आती है कि सेक्शन 144 जिसमें प्रत्यस्थापन के सिद्धांत की बात की गई है, रेस्टिट्यूशन बोला जाता है जिसको। तो रेस्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो रेस्टिट्यूशन के लिए उन्होंने बता दिया है कि यदि 144 के तहत किसी प्रश्न का अवधारण किया जाता है तो ऐसे अवधारण को भी हम लोग डिक्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि डिक्री में क्या क्या शामिल किया जाएगा। अब इसके बाद आता है कि डिक्री में क्या शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसमें भी दो चीजें हुए कि डिक्री में क्या शामिल नहीं है। तो सबसे पहले ये आता है कि यदि वाद को व्यतिक्रम के कारण खारिजी का आदेश पारित किया जाता है, डिसमिसल का ऑर्डर पास किया जाता है, तो ऐसे ऑर्डर को हम डिक्री नहीं कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि ऐसा कोई ऑर्डर जिसकी अपील ऑर्डर की अपील के जैसे होती है। ऑर्डर की अपील की जो बात की गई है सेक्शन 103 एवं ऑर्डर 43 में की गई है। तो यदि ऑर्डर की अपील के जैसी अपील होती है तो ऐसे ऑर्डर को डिक्री नहीं कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग डिक्री के प्रकारों की चर्चा करने वाले हैं कि डिक्री के कितने प्रकार होते हैं। पहला प्रकार तो है डीम्ड डिक्री। ठीक है, डीम्ड डिक्री मतलब ऐसी डिक्री जो ऑर्डर होते हैं उनको डिक्री के रूप में मान लिया जाता है, मतलब मानी हुई डिक्री डीम्ड डिक्री कहलाती है। ऐसे ऑर्डर जिनको डिक्री मान लिया जाता है वो डीम्ड डिक्री है। ये एक तरीके से टाइप तो है पर ये डीम्ड डिक्री थोड़ा सा टाइप से हटके है। मुख्य रूप से डिक्री के 3 प्रकार होते हैं, प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री, ठीक है, प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री। उसके बाद आता है भागता प्रारंभिक और भागता अंतिम। इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, ये प्रारंभिक भी होती है अंतिम भी होती है। पार्टली प्रिलिमिनरी डिक्री और पार्टली फाइनल डिक्री, मतलब एक ही डिक्री में प्रारंभिक डिक्री भी होती है और अंतिम डिक्री भी होती है। तो इन पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर आता है डीम्ड डिक्री का। ठीक है, तो डीम्ड डिक्री में इसके एग्जाम्पल जो हैं ऑर्डर 21, रूल 58 पहला एग्जाम्पल है, ऑर्डर 21, रूल 98, ऑर्डर 21, रूल 100। ठीक है, ऑर्डर 21, रूल 103। तो ये 4 इसके एग्जाम्पल हैं डीम्ड डिक्री के। तो डीम्ड डिक्री के एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि ऐसे ऑर्डर होते हैं जिनको डिक्री मान लिया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ विधि शास्त्रियों की बहस है
या तर्क है कि भाई जो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जो ऑर्डर होता है वो भी डीम्ड डिक्री है, ठीक है, और सेक्शन 144 के तहत जो ऑर्डर दिया जाता है वो भी डीम्ड डिक्री है। पर कुछ विधि शास्त्रियों का यह मत है कि वो डेफिनेशन में ही इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए वो डिक्री है, डीम्ड डिक्री नहीं है। इसी चक्कर में 2015 में एक प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स में, वो प्रश्न जो है हाई कोर्ट ने उसको क्या मान लिया था, निरस्त मान लिया गया था, या उसके 2 आंसर मान लिए गए थे, ठीक है, डीम्ड डिक्री भी मान लिया गया था, डिक्री भी मान लिया गया था। तो ठीक है, ऐसे विवाद होते रहते हैं। चलिए, तो अब हम लोग प्रारंभिक डिक्री की बात करते हैं। तो प्रारंभिक डिक्री क्या होती है? ऐसी डिक्री होती है जो डिक्री तो पास करती है, पर ऐसी डिक्री के बाद भी कुछ डिसाइड होने के लिए बचा रह जाता है, ऐसी डिक्री को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक डिक्री, ठीक है। इसके बाद आता है फाइनल डिक्री। फाइनल डिक्री मतलब अंतिम डिक्री। अंतिम डिक्री ऐसी डिक्री होती है कि इसके बाद डिसाइड करने के लिए कुछ भी बचा नहीं रहता है, मतलब फाइनली सब कुछ डिसाइड कर देती है, ठीक है। भागता प्रारंभिक, भागता अंतिम। तो एक ऐसी डिक्री होती है जिसमें एक प्रारंभिक डिक्री पास की जाती है, तो वो कुछ चीजों के लिए तो प्रारंभिक होती है पर कुछ चीजों के लिए अंतिम होती है। तो ऐसी डिक्री को भागता प्रारंभिक और भागता अंतिम बोला जाता है, ठीक है। अब हम इसका बोर्ड पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं इस चीज को। यहां एक सूट है, ए ने इंस्टीट्यूट किया है, बी, सी और डी। ये बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है और आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एक खेत है, ठीक है, और इसका एरिया है 8 एकड़, ठीक है, 8 एकड़ है, और इसके जो ऑनर थे वो थे एक्स। ये जो प्रॉपर्टी है एक्स की प्रॉपर्टी है। एक्स की हो चुकी है डेथ, और डेथ होने के बाद इस प्रॉपर्टी पर पोजीशन कर लिया गया है बी, सी और डी द्वारा। तो जो ए है ये न्यायालय के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, ये न्यायालय के पास गए कि डिसाइड कर दीजिए कि जो ए है ये एक्स का पुत्र है, पहले नंबर बात। दूसरे नंबर इस प्रॉपर्टी का हकदार है, और इस प्रॉपर्टी में पहले तो नंबर ये जो है एक्स का पुत्र है, मतलब घोषणा का बात, ठीक है। दूसरा आता है कि इस प्रॉपर्टी में इसको हिस्सा दे दिया जाए। हिस्सा कैसे मिलेगा? बंटवारे से मिलेगा। तो घोषणा, दूसरा अनुतोष इन्होंने बंटवारा मांगा है, और तीसरा कब्जा मांगा है। तो ये न्यायालय से 3 चीजें मांगते हैं, घोषणा, विभाजन, और तीसरी चीज क्या आती है? कब्जा, ठीक है, इसको पृथक कब्जा भी बोला जा सकता है। तो इन 3 चीजों की मांग की है ए ने, ठीक है। अब न्यायालय को क्या करना है कि न्यायालय को इसमें डिक्री पास करनी है। तो इसी एग्जाम्पल में हम आपको तीनों डिक्रियां बता देंगे, प्रारंभिक, अंतिम और भागता प्रारंभिक, भागता अंतिम। तो कोर्ट के पास ए गए, कोर्ट ने पूरी सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद मान लिया कि ये जो है एक्स के पुत्र हैं और ऐसी प्रॉपर्टी के हकदार हैं। तो घोषणा की डिक्री पास हो गई। घोषणा के संबंध में ये डिक्री क्या है? फाइनल है, ठीक है। पर जब हम लोग बात करते हैं विभाजन की, तो विभाजन में भी न्यायालय ने मान लिया कि इस प्रॉपर्टी में जो है ये भी हिस्सेदार हैं, तो ये भागता प्रारंभिक हो गई और भागता अंतिम हो गई। भागता अंतिम मतलब घोषणा के संबंध में, और विभाजन के संबंध में भागता प्रारंभिक हो गई। क्योंकि विभाजन जो है ये तो उन्होंने मान लिया है कि जो ए है 1/4 के हकदार हैं इस प्रॉपर्टी में, पर कौन सा 1/4? 1/4 के तो हकदार हैं, पर 1/4 कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये डिसाइड करेगा कोर्ट अंतिम डिक्री द्वारा। तो ये जो डिक्री है अभी हो गई भागता प्रारंभिक, भागता अंतिम। घोषणा के संबंध में ये फाइनल है, ठीक है। विभाजन के संबंध में भागता प्रारंभिक, भागता अंतिम।
और लास्ट आता है कब्जा। ठीक है, तो अब जब फाइनल डिक्री पास की जाएगी, अंतिम डिक्री पास की जाएगी, घोषणा तो प्रारंभिक डिक्री में ही हो गई थी, अंतिम डिक्री जब पास की जाएगी तो विभाजन और कब्जे के संबंध में होगी, तो वो हो जाएगी अंतिम डिक्री। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया डिक्री के संबंध में, भागता प्रारंभिक भागता अंतिम। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो प्रारंभिक डिक्री होती है ये किन मामलों में पारित की जाती है। ऐसा तो है नहीं कि हर मामलों में प्रारंभिक डिक्री पास की जाएगी, तो कुछ विशेष मामले हैं जिनमें प्रारंभिक डिक्री पास की जाती है। तो हम लोग विथ प्रोविजन की बात करते हैं। सबसे पहला नंबर आता है कब्जा और अंतःकालीन लाभ का। कब्जा और अंतःकालीन लाभ के मामले में प्रारंभिक डिक्री पास की जाती है। ठीक है, ऑर्डर 20 रूल 12, ठीक है, आदेश 20 नियम 12 के तहत कब्जा और अंतःकालीन लाभ के लिए प्रारंभिक डिक्री पास की जाती है। दूसरा आता है प्रशासन का वाद, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सूट होता है उसमें भी प्रारंभिक डिक्री पास की जा सकती है, ऑर्डर 20 रूल 13 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तीसरा नंबर आता है सुफा के वाद। सुफा को हम लोग अंग्रेजी में राइट टू प्रीएम्पशन के नाम से जानते हैं और हिंदी में अग्रक्रय अधिकार बोलते हैं। तो यदि अग्रक्रय अधिकार का कोई वाद आता है तो उसमें प्रारंभिक डिक्री पास की जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑर्डर 20 रूल 14 में करते हैं पास। इसके बाद आता है मालिक और अभिकर्ता के बीच लेखा संबंधी। मालिक और अभिकर्ता के बीच में यदि अकाउंट से रिलेटेड कोई सूट है तो उसके संबंध में भी प्रारंभिक डिक्री पास की जा सकती है, ऑर्डर 20 रूल 16। इसके बाद आता है संपत्ति के विभाजन और पृथक कब्जा। विभाजन और पृथक कब्जा की हम लोग बात कर चुके हैं, तो उसमें भी प्रारंभिक डिक्री पास की जाती है, ऑर्डर 20 रूल 18। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोबंध का वाद। फोरक्लोजर का जो सूट होता है जो बंधक के संबंध में पारित किया जाता है, तो फोरक्लोजर मतलब प्रोबंध का जो वाद होता है उसमें भी प्रारंभिक डिक्री पास की जाती है, ऑर्डर 34 रूल 2। बंधक संपत्ति के विक्रय की जो डिक्री होती है वो भी प्रारंभिक डिक्री होती है, ऑर्डर 34 रूल 4। ठीक है, और लास्ट में आता है बंधक के मोचन के बाद में भी प्रारंभिक डिक्री पास की जाती है, ऑर्डर 34 रूल 7। तो ये कुछ आपके प्रारंभिक डिक्री के एग्जाम्पल हो चुके हैं, इससे भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन चुके हैं। डिक्री बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एमपी सिविल जज, छत्तीसगढ़ सिविल जज, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। चलिए, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और ऐसे और भी वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो आपको और क्या जरूरत और वीडियो बनाने की है मुझे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।